नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आई थी जो कि 17 अप्रैल 2025 की ये जजमेंट थी, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2025 जो अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 3743 और 2024। यहाँ पर अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का केस था, जिसमें एक रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो कंपनी है जिसमें वो कार्यरत हैं जो अपीलेंट, और यहाँ पर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपीलेंट ने यहाँ स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी। और हाई कोर्ट ने जो नीचे की जो कोर्ट्स थी उनकी जो सेंटेंस थी, कन्विक्शन थी, वो सस्टेन कर दी थी। क्रिमिनल रिवीजन जो पिटीशन अपीलेंट ने डाली थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसे डिसमिस कर दिया था, और जो सेंटेंस थी वो बरकरार रखी थी। और एलिगेशंस ये थी कि अपीलेंट जो एक पोजीशन कंपनी की एक पोजीशन पे होल्ड करते हैं, और उन्होंने जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर बताया गया कि डिडक्शंस किए गए थे ESIC के, लेकिन वो डिडक्शंस या डिपॉजिट नहीं किए थे। तो जो मैटर था फिर वो कोर्ट में गया था, ट्रायल कोर्ट में गया, फिर उसके बाद अपीलेट कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया। लेकिन जो सेंटेंस थी सेक्शन 85 सब पार्ट बी के अंदर ESIC एक्ट जो है उसके अंदर बरकरार रखी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रिलीफ थी वो ग्रांट नहीं दी। और आइए थोड़े से फैक्ट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये मैटर और किस आधार पे यहाँ पर रिजेक्शन किया गया है। और यहाँ पर देखिए, अपीलेंट ने जो फाइनल जजमेंट और ऑर्डर था वो था 8 दिसंबर 2023 का, जिसे इम्पिंज्ड ऑर्डर बताया गया। वो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें उनकी जो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन है वो खारिज कर दी गई थी, और अपीलेंट और रिस्पोंडेंट नंबर 2 की थी, दोनों की डिसमिस हो गई थी। और फैक्ट्स क्या थे, रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बारे में बताया है, वो एक सिक इंडस्ट्री थी, वो डिक्लेयर कर दी गई थी BIFR द्वारा। पहले एक बोर्ड ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, मीन्स तो उन्होंने BIFR ने जो कंपनी थी उसको सिक इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया था, और डायरेक्शंस दिए थे 2002 में सो मंथ में कि जो मैनेजमेंट है रिस्पोंडेंट नंबर 2 की जो कंपनी है उसको चेंज कर दिया जाए। उसको चैलेंज किया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, एक अपील थी वो फाइल की थी, अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि अपीलेट अथॉरिटी है BIFR की, उसको कहा गया AAIFR, और उस अपील को भी खारिज कर दिया गया था। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने आगे एक रिट पिटीशन थी वो हाई कोर्ट में डाली थी, और इस साथ में ये नोट ये किया कि ESIC को पार्टी था वो नहीं बनाया गया था रिट पिटीशन में। और जब हाई कोर्ट ने 3 मार्च 2008 को मैटर को रिमांड कर दिया था, मीन्स मैटर को वापस भेज दिया था BIFR के पास, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास भेज दिया था कि मैटर को एक्सपीडिशियसली तेजी से कंसिडर करो, और जो इस पर भी ध्यान रखो कि जो इंटरेस्ट है सारी पार्टीज का जो है वो कंसिडर किया जाए, और जो ऑर्डर था BIFR का उसको क्वैश कर दिया। और फिर अब यहाँ पर बताया कि 1 जुलाई 2010 को BIFR ने कंपनी को डायरेक्शन दी कि वो नेगोशिएट करें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं, जो सेटलमेंट्स थे ड्यूज के, उनके साथ नेगोशिएट करें। 1 फरवरी 2011 को ESIC के जो ऑफिशियल्स हैं वो विजिट किया उन्होंने फैक्ट्री प्रेमिसेस का रिस्पोंडेंट नंबर 2 को। तो उन्होंने यहाँ पर ये पता लगाया कि जो डिडक्शंस जो किए गए थे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के ESI के जो डिडक्शंस किए गए थे 1 फरवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक के जो मीन्स डिडक्शंस किए थे उसके बारे में वेरीफाई करने के लिए आए, लेकिन रिपोर्ट थी वो प्रिपेयर की, उसमें कहा कि डिडक्शंस के बाद भी 8,26,696 जो रुपये थे वो डिडक्ट किए गए थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस से।
मीन्स जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कंपनी है उनके जो एम्प्लॉइज थे उनकी वेजेस से कट किए गए थे, और लेकिन उस जो डिडक्शंस थी वो ESIC में डिपॉजिट नहीं किया था। अब यहाँ पर बताया कि जो सिग्नेटरी थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 के, उन्होंने मेंशन किया है, अपीलेंट का जो नाम था वो मेंशन किया, वो जो कि जनरल मैनेजर हैं और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बताए गए हैं कंपनी के। अब जो रिपोर्ट के आधार पे प्राइवेट कंप्लेंट थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने फाइल की अंडर सेक्शन 85A ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESIA जो बताया गया है, ESICA एक्ट है, उसमें यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की थी। और यहाँ पर रिस्पोंडेंट जिसमें अपीलेंट के अगेंस्ट में डाली थी और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में डाली गई थी स्पेशल कोर्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस बेंगलोर में, तो जिसे ट्रायल कोर्ट बताया गया है, स्पेशल कोर्ट में डाली गई थी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के। और केस नंबर बताया है 2011 में हुआ था, 8 अक्टूबर 2011 को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्टेड कर दिया था अपीलेंट को सेक्शन 85 सब पार्ट I सब पार्ट B का। तो 85 सब पार्ट 1 सब पार्ट B के अंदर उनको कन्विक्शन कर दिया था, और जो सेंटेंस थी वो 6 मंथ्स की सुनाती थी और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अब यहाँ पर बताया कि अपीलेंट और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने आगे क्रिमिनल अपील थी वो फाइल की थी फास्ट ट्रैक कोर्ट बेंगलोर में, और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी जो ऑर्डर था BIFR का उसको मीन्स उसको एक बरकरार रखा, अपहेल्ड कर दिया। अब उसके बाद क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की गई थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अपना इम्पीच्ड ऑर्डर दिया था 8 दिसंबर 2023 को। रिवीजन पिटीशन थी वो अपीलेंट और रिस्पोंडेंट नंबर 2 की डिसमिस कर दी, जिससे ये क्लियरली एस्टेब्लिश होता था कि अपीलेंट और जनरल मैनेजर, जो अपीलेंट हैं जो कि जनरल मैनेजर थे और जनरल मैनेजर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 के, ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि कंट्रीब्यूशन थी 8,26,696 रुपये, वो डिटेक्ट हुए थे 1 फरवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक। तो 1 फरवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक के डिटेक्ट हुए थे जो एम्प्लॉयज़ थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 के, और लेकिन वो डिपॉजिट नहीं किए गए थे। अब यहाँ पर सबमिशंस दिए गए। उन्होंने बताया कि पहली सबमिशन ये दी कि अपीलेंट जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट जुलाई 2009 में हुई है और टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के तौर पे हुई थी। कोर्ट ने जो कोर्ट के अटेंशन में ये भी लाया गया था कि जो प्रोसीडिंग्स थी BIFR की वो 2001 में हुई थी, तो जो कि अपीलेंट के अपॉइंटमेंट से पहले हुई थी। और ये ऑर्डर भी जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी नहीं दिया गया था कंपनी द्वारा कि कंपनी जो है सिक है और सैलरी जो है दी नहीं जाती है इसमें। तो ये भी कंटेंशन थी कि ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन है कि वो साबित करे कि अपीलेंट जो है वो जनरल मैनेजर के तौर पे काम करते थे, और लेकिन ये सिर्फ वो जब रेफर किया गया था रिपोर्ट में ESI में तभी मेंशन किया गया था, और रिपोर्ट जो उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता क्योंकि जो ऑफिशियल जिसने प्रिपेयर की थी वो भी कोर्ट के समक्ष नहीं आए ताकि उनका क्रॉस एग्जामिन किया जा सके। और साथ में एक और फिर कंटेंशन ये दी कि प्रोसिक्यूशन ने अपीलेंट के अगेंस्ट में केस लगाया था जो कि कॉन्ट्रीब्यून करता है सेक्शन 85A ऑफ एक्ट का, और किसी प्रकार की कोई अवॉइडमेंट नहीं थी कंप्लेंट में, और ना ही एविडेंस था जो अपीलेंट ये बताता हो कि अपीलेंट ने कंट्रीब्यूशन मीन्स जो वेजेस को डिटेक्ट किया था, जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस थी उससे डिटेक्ट किया था, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 डिपॉजिट ना ही रिस्पोंडेंट नंबर 1 को डिपॉजिट किया गया था। और अदर फैक्ट्स भी बताए गए हैं यहाँ पे। अब सीनियर काउंसिल अपेयर हुए थे अपीलेंट ने, उन्होंने कहा कि इम्पीच्ड ऑर्डर और जब फाइलिंग हुई थी स्पेशली पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर प्रेयर मांग रहे हैं एक्विटल का, और साथ में ये भी कहा कि जो काउंटर एफिडेविट है रिस्पोंडेंट नंबर 2 का जो फाइल किया गया था इस कोर्ट में, वो पैराग्राफ नंबर 5 ये साफ बताता है कि अपीलेंट जो है वो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, और एक दूसरे व्यक्ति का नाम बताया जो कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 के। और अपीलेंट ने एक और आर्गुमेंट फेस किया था, और इसमें कहा था कि गिल्ट जो अक्यूज्ड की जैसे हमें ये माइंड में जरूर रखना चाहिए कि लायबिलिटी भी है अंडर दिस एक्ट, और ये सबमिशन दी कि एक्ट जो है वो क्रिमिनलाइज करता है सिविल रॉन्ग को, और ये भी एविडेंट था कि जो परस्यू करते हैं इस पे रेगुलेशन को परस्यू करते हैं 31C के तहत, तो ये प्रोवाइड किया गया कि ESIC के पास पावर है वो
अनपेड कंट्रीब्यूशंस को रिकवर कर सकते हैं डिफॉल्टिंग एम्प्लॉयर से, या तो वो पेनल्टी इम्पोज करेंगे जो कि डिस्क्रिशन होता है ईएसआईसी से, या फिर वेव ऑफ कर देते हैं ऐसे डैमेजेस को और 50% तक ले आते हैं। तो कंटीजेंट ये था कंपनी का कि उसे डिक्लेयर किया जाए, मीन्स जो कंटीजेंट कंपनी पे ये था कि वो डिक्लेयर होगी थी एक सिक कंपनी, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर वाज इन द रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है उस केस में है। और अब यहाँ पर बताया कि ईएसआईसी को भी एक लिबरल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए थी, बल्कि मींस प्रेस नहीं करना चाहिए था प्रोसिक्यूशन के लिए। और साथ में ये सबमिशन रखी कि अगर कन्विक्शन भी की जाती है अपीलेंट को, वो तो तब तक होनी चाहिए जब तक टिल राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट तक होनी चाहिए। और जजमेंट पर रिलाई किया था ईएसआई कॉर्पोरेशन वर्सेस एके अब्दुल समद की। सबमिशंस थे रिस्पोंडेंट नंबर 1 के, उन्होंने अपने सबमिशंस दिए। उन्होंने कहा कि जो अपीलेंट के पास चांस था, टाइम था कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करते थे। और हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये भी दी थी कि अपीलेंट के पास अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो वेज स्लिप्स या पे स्लिप्स प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन किसी प्रकार का अपीलेंट ने एफर्ट नहीं किया कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 से समन करके ले सके। तो ये कंटेंशंस पे यहाँ पर अपोज किया गया था। अब सबमिशंस रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने भी अपने सबमिशंस दिए थे। अब कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया उस पर हम चलते हैं। तो बेसिक पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आया कि अपीलेंट जो है ना तो अपीलेंट की कंटेंशन ये थी कि वो जनरल मैनेजर के पोस्ट पे काम नहीं करते, बल्कि एक प्रिंसिपल, ना ही वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर थे। लेकिन ये सबमिशन जो अर्ज की गई थी कि लायबिलिटी जो है कंपनी की, वो अर्ज जो की गई थी कि लायबिलिटी जो है वो कंपनी के ऊपर होती है कि वो पेमेंट पे करे ईएसआईसी को। तो इसलिए उनके ऊपर चार्ज नहीं लगाया जा सकता और कन्विक्शन नहीं की जा सकती अंडर दिस ऑफेंस में। ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक कॉन्करेंट फाइंडिंग्स दी थी कि अपीलेंट जो है वो लायबल हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कंपनी है बताई गई है, तो वो वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है वो जनरल मैनेजर पे, जिसको कंट्रोवर्टेड नहीं किया जा सकता, जो कि वो कंट्रोवर्ट नहीं कर पाए। और कोई भी एक फाइंडिंग ये भी थी कि जो सिर्फ इस स्टैंड को लेके कि वो अथॉरिटीज और कोर्ट के समक्ष में सिर्फ ये स्टैंड लिया था और अपीलेंट ये नहीं साबित कर पाए कि वो पोस्ट को होल्ड नहीं करते हैं जनरल मैनेजर के तौर पे ऑन द बेसिस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट लेटर और पे स्लिप्स, वो इसके बेसिस पे वो साबित नहीं कर पाए। तो अपीलेंट जो है जो यहाँ पर बताया कि उन्होंने ये भी डिनाई नहीं किया था कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 के अंदर एम्प्लॉयमेंट में थे, लेकिन वो उन पर्सन का नाम जो हु वाज द पर्सन जो कि होल्ड करते हैं पोजीशन को उस रेलेवेंट पीरियड ऑफ टाइम पे, तो वो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 2/17 जो एक्ट का वो बताया जाता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में बताया गया, वो डिस्क्राइब किया गया है, चाहे वो फैक्ट्री में ऑनर हो, ऑक्यूपायर हो या फिर मैनेजिंग एजेंट हो, चाहे वो ऑनर और ऑक्यूपायर के मैनेजिंग एजेंट भी हो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो डिसीज्ड के, तो इन सबको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का श्रेणी में बताया गया है। अब यहाँ पर कहा कि ये सब क्लियर हो जाता है कि मैनेजिंग एजेंट भी होते हैं ऑनर ऑक्यूपायर के, तो वो मैनेजर के तौर पे भी फैक्ट्री पे काम कर रहा हूँ, फैक्ट्रीज एक्ट 1947 में, और या फिर एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो कि रिस्पॉन्सिबल हों सुपरवाइज करने के लिए और कंट्रोल करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे। तो डेजिग्नेशन जो पर्सन का जो है यहाँ पर इमटेरियल हो जाता है। अगर पर्सन जो है एजेंट भी हैं ऑनर ऑक्यूपायर के, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन में, और मटेरियल जो अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड में आने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम ये फाइंड करते हैं कि जो अपीलेंट जो है वो सेक्शन 2/17 के एक्ट के अंदर एक मैनेजिंग एजेंट है। तो 2 डिसीजंस पे रिलाइड किया गया था अपीलेंट ने। अब उन डिसीजंस का यहाँ पर कोर्ट ने इसको भी एनालाइज किया और यहाँ पर समिंग अप करने के बाद कहा कि हाई कोर्ट ने राइटली इंडिकेट किया था कि जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन था उसको रिमिट नहीं किया था ईएसआईसी में, तो ये इस प्रकार का उन्होंने एक ऑफेंस किया था, जो कि ऑफेंस बनता है सेक्शन 85A ऑफ दिस एक्ट, और पनिशेबल जो है सेक्शन 85 सब पार्ट 1 सब पार्ट A ऑफ दिस एक्ट के अंदर होता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एक लेसर सेंटेंस थी वो अवार्ड की थी 85 सब पार्ट 1 सब पार्ट B ऑफ दिस एक्ट। तो ये साफ क्लियरली बाउंड आउट होता है कि 85 सब पार्ट 1 सब पार्ट A जो है, जो कि सेंटेंस जो है वो 1 साल से कम की सेंटेंस नहीं होती, उससे 10,000 रुपीज़ का फाइन होता है, और जो अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी से डिटेक्ट हो गया था लेकिन उसे पेड नहीं किया था। तो ऐसे ही प्रेजेंट केस में था। और सेक्शन 85 सब पार्ट 1 सब पार्ट B ऑफ दिस एक्ट है, वो सेंटेंस जो है वो नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से की सजा जो है वो
इसमें मीन्स लीनियंसी है, इसमें 6 महीने तक की सजा हो सकती है, लेकिन 6 महीने से कम तक नहीं हो सकती। इसमें फाइन था 5000 का था। ट्रायल कोर्ट ने एक लेस सेंटेंस दी थी, और जबकि वो ज़्यादा सेंटेंस भी दे सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने भी फील नहीं किया कि उसमें इंटरफेयर किया जाए जो अवार्ड की थी ट्रायल कोर्ट ने। तो हम भी ये पाते हैं कि कन्विक्शन और सेंटेंस थी, उसमें किसी प्रकार के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो डिडक्ट किए गए थे एम्प्लॉयज़ की सैलरी से, और डिपॉजिट नहीं किए गए थे ESIC में। और जिस जजमेंट्स पर भी रिलाई किया था उस पर भी कोर्ट ने कहा ये हेल्पफुल नहीं है अपीलेंट के लिए, क्योंकि अपील जो है यहाँ पर बताया कि डिवाइड ऑफ मेरिट से उसे खारिज किया जाता है, और अपीलेंट को डायरेक्शन दी जाती है कि वो सेंटेंस जो है वो बाकी काटें जब जो सेटिंग ऑफ पीरियड है, जो इतना वो काट चुके हैं उसके बाद जितनी रिमेनिंग सेंटेंस है वो काटें। अगर फाइन है वो फाइन पे करें, अगर नहीं किया है जो ट्रायल कोर्ट ने अवार्ड किया था। एग्जामिशन जो सरेंडरिंग की जो एप्लीकेशन थी, मीन्स उसको ऑर्डर जो ऑर्डर आया था कि एग्जामिशन फॉर उसको विड्रॉन कर लिया, और कहा कि अपीलेंट आप सरेंडर करेंगे ट्रायल कोर्ट में 2 वीक्स फ्रॉम टुडे, 2 वीक्स के अंदर करेंगे। और रजिस्ट्री को डायरेक्शन दी कि वो कॉपी जो है ऑर्डर की ट्रायल कोर्ट में भेजें। नो ऑर्डर ऑफ कॉस्ट बताया, और ये जजमेंट आई थी 17 अप्रैल 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।